नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। चंडीगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने के वादे को पूरा नहीं करने को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। आप तस्वीरें देखिए, जहां ये चंडीगढ़ की तस्वीर है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की महिलाओं को जो प्रतिमाह 1000 रुपये देने की बात की गई थी सरकार के द्वारा, उसी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा जाए कि पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आप देखिए किस तरह से वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता इधर उधर भागने लगे, लेकिन फिर भी वहां पर जमे रहे और सरकार के प्रति उन्होंने आक्रोश दिखाया है, प्रदर्शन किया पंजाब सरकार के खिलाफ कि कहाँ गया वादा जो आपने 1000 रुपये महिलाओं को देने का जो वायदा किया था, अभी तक वो वादा क्यों नहीं पूरा हुआ। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने छावा फिल्म पर कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ये फिल्म देखना चाहिए, तब उन्हें पता चलेगा कि क्रूरता का दूसरा नाम औरंगजेब है। उन्होंने कहा कि हम आज अपने साथियों के साथ छावा फिल्म देखने गए हैं, देख रहे हैं। आक्रमणकारी संत नहीं होता, उन्होंने कहा आक्रमणकारी संत नहीं होता जिसने धर्मांतरण कराने के लिए बल का प्रयोग किया हो। उसके बारे में ऐसा बयान देने वाले के समाजवादी पार्टी के सांसद के बारे में अखिलेश यादव अपनी चुप्पी तोड़ें। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को देखना चाहिए, तब उन्हें पता चलेगा कि क्रूरता का दूसरा नाम औरंगजेब है। और आज छावा फिल्म देखने के लिए हम अपने साथियों के साथ आए हुए हैं। आज यही कहेंगे, जय शिवाजी, जय संभाजी। सर, शफीकुर रहमान वर्क ने कहा है, उन्होंने जो सालार गाजी को संत बताया है, शफीकुर रहमान संत बताया। देखिए, आक्रमणकारी संत नहीं होता, आक्रमणकारी होता, अत्याचारी होता है। जिसने मंदिरों को तोड़ा हो, जिसने धर्मांतरण कराने के लिए बल का प्रयोग किया हो, जिसने भारत की संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया हो, उसके बारे में इस प्रकार का बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद के बारे में श्री अखिलेश यादव जी अपनी चुप्पी तोड़ें। कभी आबू आजमी के बयान पर चुप हो जाते हैं, कभी अपने सांसद के बयान पर चुप हो जाते हैं। इसका जवाब प्रदेश भी चाहेगा, देश भी चाहेगा। कई मौलाना इस फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे हैं। जब फिल्म न बैन होगी और इस प्रकार की जो फिल्में अभी तक बनने से रुकती थी, वह फिल्में और बननी चाहिए। देश को सच जानना चाहिए। जब तक देश सच नहीं जानेगा तो उनको लगता है कि शायद बड़े अच्छे कोई शासक मुगल आक्रमणकारी रहे होंगे, लेकिन मुगल आक्रमणकारियों का अत्याचारी का दूसरा नाम औरंगजेब, और औरंगजेब का महिमा मंडन करने वालों के बारे में फिर देश और प्रदेश की जनता धारणा बनाई। सर, एक सवाल ये था कि आप लोग जो है वो जिलाध्यक्षों की सूची घोषित किया है, लेकिन अभी सवाल था सर, ये मतलब है कि क्या जातीय समीकरण साधते हुए सर 2027 की तैयारी? अभी 2027 में 2017 दोहराएंगे। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी की सलाह और सहायता से कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने ओबीसी के लिए मिलने वाले आरक्षण को खत्म कर दिया। यह न केवल असंवैधानिक है बल्कि दुस्साहसिक कदम भी है। उन्होंने कहा है कि मैं यह बात खुलकर कह सकता हूं कि कर्नाटक सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। राहुल गांधी एक ठोस राजनीतिक निर्णय लेने के लिए अयोग्य हैं। वे राजनीतिक रूप से अयोग्य हैं और तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। On the advice and aid of Rahul Gandhi, Siddaramaiah ji, the Chief Minister of Karnataka, has eaten into the reservation which was due for the OBCs and has diverted it to the Muslims. This is not only unconstitutional, but this is also misadventurous. ये केवल गैर संवैधानिक नहीं है, इस विषय को कोर्ट में सिद्ध कर पाना
और लीगल फ्रेमवर्क में स्टैंड करना, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा विषय रहेगा। कहीं ना कहीं यह बात आज मैं बिल्कुल खुल के कह सकता हूं कि यह जो डिसीजन कर्नाटक के सरकार ने लिया है, यह तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। दिस इज हाइट ऑफ अपीजमेंट। हमने तुष्टीकरण सदैव देखा है कि कांग्रेस पार्टी और ये कांग्रेस पार्टी के जो घटक दल है, इनकी राजनीति परिवारवाद, तुष्टीकरण के आधार पर और जातिवाद के आधार पर चलती है। मगर जो कर्नाटक में आज सिद्धरमैया सरकार ने किया है वो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। और इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि राहुल इज अनफिट फॉर अ साउंड पॉलिटिकल डिसीजन। राहुल गांधी कहीं ना कहीं पॉलिटिकली अनफिट हैं और इसी कारण से वो तुष्टीकरण के माध्यम से और अपीजमेंट के माध्यम से अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज राहुल गांधी, द सायन ऑफ कांग्रेस पॉलिटिक्स, द कांग्रेस पार्टी is unfit politically and knows very well that he would not be able to deliver politically. That is the reason as to why he is using the crutches of appeasement to further his ambition in politics. मित्रों, आज 4% से शुरू हुआ है, कल 100% तक जा सकता है। ऐसे ही 1947 और उससे पहले नेहरू जी के महत्वाकांक्षा के कारण जो बात केवल एक चिंगारी के रूप में आरंभ हुई थी, वो देश के विभाजन में समाप्त हुआ। केवल और केवल नेहरू जी की महत्वाकांक्षा की आई शुड बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बिहार में पदयात्रा वाली राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के पलायन रोको रोजगार दो यात्रा पर पूर्व शिक्षा मंत्री वीरेंद्र सिंह कुशवाहा ने नरकटिया विधानसभा में पदयात्रा शुरू की और उसको लेकर उन्होंने पलटवार भी किया है। पूर्व शिक्षा मंत्री का पदयात्रा करते हुए बनकटवा प्रखंड से तीसरे दिन हजारों समर्थकों के साथ छौड़ा दानो पहुंचे, जहां पूर्व शिक्षा मंत्री वीरेंद्र सिंह कुशवाहा ने कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के पदयात्रा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सुशासन की सरकार के विरुद्ध कोई भी पदयात्रा सफल नहीं हो सकता। बिहार में सुशासन के राज्य के विरुद्ध कन्हैया के पदयात्रा का कोई असर ही नहीं है। 3 दिन में हमने यही अनुभव किया है कि कहीं कोई पार्टी नहीं है। एनडीए के समर्थन में नरकटिया विधानसभा क्षेत्र की जनता खड़ी है। जहां जहां हम गए काफ़ी जन समर्थन हमको मिला। लोगों ने अपने दिल का बात कहा। हमारी सरकार यहाँ पूरे बिहार के तरह यहाँ भी काफ़ी पैसा दिया, पर वह सारा पैसा कमीशन का भेंट चढ़ गया। स्थानीय विधायक कमीशन के चलते ये बगल में ही आप रोड देख लीजिए, छौड़ा दानों का जो मुख्य जगह है, इसी प्रखंड में स्थानीय विधायक का भी घर है। परंतु यह नेपाल से कनेक्टेड पटना तक का रोड है। यहाँ आप मार्च के महीने में जा नहीं पाएंगे, तो भादो सावन में कैसा होता होगा आप खुद देख सकते हैं। और बनकटवा में आप लोग साथ थे, देखें कि किस तरह से रोड पर इतना बड़ा पत्थर था जिस पर पैदल भी नहीं चला जा सकता है। मोटरसाइकिल लेकर के लोग गिर जाते हैं। जानते हैं कि हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड का केंद्रीय कमान एक कॉल दिया, एक नारा दिया, आह्वान किया है 2025 फिर से नीतीश। हम इसी संदर्भ में जनता के बीच जा रहे हैं, आप लोग साथ भी रहे हैं। आप देखें कि रास्ता चलते राहगीर, वो ईंट पत्थर ढोने वाले लोग, कपड़ा बेचने वाले लोग, रोड पर चलने वाले लोग, भूजा बेचने वाले लोग, सभी लोगों से हमने बात किया। सरकार के बारे में जाना, विकास के बारे में भी बात किया। सभी लोगों ने जो बताया वो तो आप लोग रिकॉर्ड किए हों। अरे कन्हैया जी तो खुदे चुनाव लड़े और बिहार ही से पलायन कर गए। वो पलायन के बारे में क्या बोले? और वो तो यहाँ फिर से जंगल राज लाना चाहते हैं। वो फिर से यहाँ मिनी चंबल बनवाना चाहते हैं, फिर से नरसंहार करवाना चाहते हैं।
और वो जो कमाई है दवाई का बात कहते हैं तो दूसरा दवाई नहीं है। अरे 2000 से पहले तो शरीफ लोगों का दवाई तो कुछ लोग करता ही था, तो फिर से वो सरकार बनाने का आह्वान कर रहे हैं जिसमें सब जनता का, लोगों का दवाई शुरू हो जाए। अस्पताल वाला दवाई नहीं, वो दवाई नहीं, सड़कों पर लोगों का दवाई, हर जगह पिटाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 21 सदस्यों ने यहां सदन में अपने विचार प्रस्तुत किए। सबसे पहले मैं देश की आज़ादी के बाद आंतरिक सुरक्षा और सरहदों की सुरक्षा के लिए जिन राज्य पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उन हजारों जवानों को मनपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उन्होंने कहा। वहीं उन्होंने कहा कि देश आज़ादी के 76 साल पार कर विश्व में अग्रणी भूमिका निभाने जा रहा है। कुल 21 सदस्यों ने यहां पर अपने अपने विचार रखे और एक प्रकार से गृह मंत्रालय के कई सारे कामों के परिमाणों को, डायमेंशंस को छूने का प्रयास किया गया है। सबसे पहले तो मैं देश की आजादी के बाद देश की आंतरिक सुरक्षा को और देश की सरहदों को सुरक्षित करने के लिए जो भी स्टेट पुलिस के और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, वो हजारों जवानों को मैं मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, क्योंकि इनके इस सर्वोच्च बलिदान से ही देश आजादी के 76 साल पार कर विश्व में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए जा रहा है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि हमारे संविधान में कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्यों पर है। सीमा सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। यह एक सही निर्णय है, इसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्यों की है तो 76 साल बाद अब ऐसी स्थिति है कि कई तरह के अपराध राज्य की सीमा तक सीमित नहीं रह गए हैं, वे अंतर्राज्यीय भी हैं और बहुराज्य भी, जैसे नारकोटिक्स, साइबर अपराध, संगठित अपराध गिरोह, हवाला। ये सभी अपराध सिर्फ एक राज्य के भीतर नहीं होते हैं, देश में कई अपराध देश के बाहर से भी भारत में किए जाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, इसलिए इन सबको ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय में बदलाव करना जरूरी हो जाता है। देखा जाए तो बहुत विषम परिस्थिति में काम करता है, क्योंकि कानून और व्यवस्था का जिम्मा हमारे संविधान ने राज्यों पर रखा है। सरहदी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, ये सारे विषय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आए और ये उचित ही निर्णय है, इसमें कोई बदलाव की जरूरत भी नहीं है। परंतु कानून और व्यवस्था का जिम्मेदारी जब राज्यों का होता है, तब अब 76 साल के बाद ऐसी परिस्थिति खड़ी हुई है कि कई प्रकार के क्राइम राज्य की सीमा तक सीमित नहीं होते, वो अंतरराज्य भी होते हैं, बहुराज्यीय गुनाह भी होते हैं, जैसे नारकोटिक्स है, साइबर क्राइम है, जैसे संगठित अपराध की गैंगे हैं, जैसे हवाला है। ये सारे अपराध कोई एक राज्य की सीमा में नहीं होते और कई अपराध ऐसे होते हैं जो देश की सीमा के बाहर से भी हमारे देश में किए जाते हैं। और इस सबको देखते हैं तो समयानुकूल तरीके से गृह मंत्रालय में परिवर्तन होना बहुत जरूरी होता है। और मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने कई सालों के परिवर्तन जो नहीं किया गया था उसको एक साथ कर राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम किया। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अतिशी सिंह ने कहा है कि आज दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा दिल्ली सरकार के अफसरों के बारे में गलत बातें कर रहे हैं, मगर ये वही अफसर हैं
जिन्होंने पिछले 10 सालों में विपरीत परिस्थितियों में भी दिल्ली में काम करके दिखाया है। ये वे अफसर हैं जिन्होंने दिल्ली की सरकारी अस्पतालों को अच्छी संरचना दी। ये वही अफसर हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों में दिल्ली में 28 से ज़्यादा फ्लाईओवर बनाकर ट्रैफिक की गति को 10 गुना बढ़ाया है। आज सुबह से भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा जी दिल्ली सरकार के अफसरों को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, उनके बारे में गलत बातें कर रहे हैं, उनको सड़कों पर गालियां दे रहे हैं। क्यों? वो कह रहे हैं कि अफसर बहुत घटिया हैं, वो कह रहे हैं कि अफसर काम नहीं करते, वो कह रहे हैं कि अफसर बात नहीं सुनते, वो कहते हैं कि अफसरों की मोटी चमड़ी है। पर ये वही अफसर हैं जिन्होंने पिछले 10 साल से विपरीत परिस्थिति में भी दिल्ली में काम करके दिखाया है। ये वो अफसर हैं जिन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग्स दी हैं। ये वो अफसर हैं जिन्होंने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। ये वो अफसर हैं जिन्होंने सिग्नेचर ब्रिज बनाया है। ये वो अफसर हैं जिन्होंने 10 साल में दिल्ली में 28 से ज्यादा फ्लाईओवर बना के दिखाकर दिल्ली में ट्रैफिक की स्पीड को 10 गुना बढ़ाया है। तो ऐसा क्या हो गया कि जो अफसर पिछले 10 साल से विपरीत परिस्थिति में भी काम करके दिखा रहे थे। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने कहा कि रामनवमी पिछली बार भी शांतिपूर्ण रहा था। एक दो जगह ममता बनर्जी के प्रशासन की कमजोरी के कारण यह घटना हुई थी। हावड़ा में हर बार रामनवमी के जुलूस में पत्थरबाजी होती है। पिछली बार उत्तर बंगाल और श्रीरामपुर में भी घटना घटी थी। उन्होंने कहा इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। देखिए, रामनवमी मुझे लगता है पिछली बार भी शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था एक दो जगह पे, और वो जो हुआ वो ममता बनर्जी की प्रशासन की वीकनेस के कारण हुआ। हावड़ा में हर बार होता है पत्थरबाजी होती है रामनवमी के जुलूस में, और पिछली बार इसके साथ साथ उत्तर बंगाल में भी एक घटना घटी थी और श्रीरामपुर में भी घटी थी। उसका इन्वेस्टिगेशन एनआईए कर रही है कोर्ट के ऑर्डर से। तो मुझे लगता है कि इस तरीके का घटना नहीं घटनी चाहिए। अगर घटती है तो हिंदू समाज अपने आप से रिएक्शन देगी। हर एक्शन का इक्वल और रिवर्स रिएक्शन होता है ना। न्यूटन की लॉ है, क्या करे, इससे ही दुनिया चलती है। एजुकेशन को लेकर के जैसे तमिलनाडु की सरकार है वो मानने को तैयार नहीं है। आप लोगों के बार बार बातचीत होने के बाद भी सदन में भी बीच बचाव हुआ, उसके बाद भी इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, 3 लैंग्वेज फार्मूला को लेकर मुझे लगता है एक गलतफहमी फैलाने की कोशिश की जा रही है, और ये मुझे लगता है ये पॉलिटिकल सीजन का प्रॉब्लम है। अभी तमिलनाडु में इलेक्शन आ रहे हैं, इसके लिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। इलेक्शन पार हो जाने दीजिए, मुझे लगता है सॉल्व हो जाएगा। अब कुलपति वाइस चांसलर है वो कुलगुरु कहलाएंगे, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो तो भारत की कल्चर है। भारत की कल्चर तो गुरु वाला कल्चर है ना, हम तो टीचर वाला कल्चर नहीं मानते। हमारे शास्त्र में बोला गया है कि शिक्षक को गुरु बोला गया है, जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ये हमारा शास्त्र ऐसा बोलता है। जो अज्ञान को दूर करते, अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते, वो गुरु होता है। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होने वाली है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।